हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी कि जो एसी फंडामेंटल्स के अंतर्गत अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को देखा था। उनमें कई सारे टर्म्स आए थे जैसे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एम्पलीट्यूड, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर इत्यादि को देखा था। ये होते क्या हैं, किस प्रकार से इन्हें प्राप्त करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सिनुसॉइडल वेव फॉर्म में ही क्यों हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आज हमारा डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, यानी में अंतर क्या है। जो एसी करंट हैं और डीसी करंट हैं इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, ज़रा हम उनको डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा डिस्कशन अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के आधार पर यानी विशिष्टियों पर होगा और उन विशिष्टियों के आधार पर देखेंगे कि एसी करंट इनके अंदर कैसे बिहेव करता है और डीसी करंट कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास कैरी की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिंग दैट कैन बी कैरीड। तो एसी करंट के अंतर्गत कितनी या किस प्रकार की एनर्जी को कैरी कर सकते हैं और डीसी के अंतर्गत किस प्रकार से या कितनी मात्रा में ऊर्जा ली जा सकती है। तो अगर हमें सुरक्षित ढंग से और दूर तक शहरों में ऊर्जा को भेजना है तो हमें एसी करंट के रूप में भेजना होता है, और जो हमारी डीसी करंट है इसके द्वारा हम दूर तक सुरक्षित ढंग से ऊर्जा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला डिफरेंस है वो किसके आधार पर, तो पहला टर्म है हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड, यानी कि ले जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा के आधार पर। तो इसमें आपने देखा जो एसी करंट है इसके द्वारा हम ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा दूर तक ले जा सकते हैं, जबकि डीसी करंट के अंतर्गत हम ऊर्जा को दूर तक नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, पहला डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होने की डायरेक्शन है उसका कारण किस प्रकार से है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक कॉइल के वायर के अलॉन्ग डायरेक्शन में घूमता है, यानी जो घूमता हुआ मैग्नेट है उसके तार के दिशा में घूमता है। और जो डीसी करंट है इसके अंतर्गत स्टेडी मैग्नेटिज्म अलॉन्ग दी वायर, यानी तार की ओर स्थिर चुंबकत्व के रूप में फ्लो करता है, ठीक है। तो डीसी करंट में एक स्टेडी मैग्नेटिज्म का जनरेशन होता है, और जबकि एसी करंट के अंतर्गत जो कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल है, इसमें रोटेशंस के अलॉन्ग जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के आधार पर इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। इसके आधार पर एसी और डीसी में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो जो हमारी एसी होती है यानी अल्टरनेटिंग करंट्स, इनकी फ्रीक्वेंसी हमने देखा था आपने यहाँ 50 to 60 हर्ट्ज़ के रूप में होती है। हालांकि स्टैंडर्ड वैल्यू 50 हर्ट्ज़ के रूप में होती है, जबकि जो हमारी डीसी करंट है ये आप जानते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। इनमें साइकिल्स का कोई टर्म कंसेप्ट ही नहीं होता। अब जब साइकिल का कंसेप्ट नहीं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू शून्य होगी, यानी फ्रीक्वेंसी की भी कोई बात नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर डिफरेंस देखें तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज़ के बीच में, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू 50 हर्ट्ज़ होती है, और डीसी करंट में कोई साइकिल ना होने की वजह से चूँकि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है इसमें फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन के आधार पर एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है अगर हम देखें, ठीक है, किसके बेसिस पर, डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पर। तो जो एसी करंट है, ठीक है, इसमें परिपथ में बहने पर ये अपनी दिशा बदलती रहती है, कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो कभी नेगेटिव हाफ साइकिल में बहती है।
जबकि जो डीसी करंट है ये यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा और हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करती है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में नहीं जाती, एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट वैल्यू पर फ्लो करती है। नेक्स्ट है हमारा करंट के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट, यानी धारा के आधार पर। तो जो एसी करंट है, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है, इसमें धारा की वैल्यू लगातार बदलती रहती है। हमने आपसे कहा था किसी भी हाफ साइकिल में या पूरी साइकिल के अंतर्गत जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, और इसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह देते थे। क्या कहते थे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू या क्षणिक मान। यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, इसके अंतर्गत या इसमें धारा की वैल्यू प्रत्येक क्षण पर बदलती रहती है। जबकि डीसी करंट के अंतर्गत जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये करंट वाली वैल्यू आपने देख ली होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो अब चूँकि करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, और करंट बेसिकली है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। तो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स अपनी डायरेक्शंस बदलते रहते हैं, जबकि डीसी में करंट की वैल्यू यूनिडायरेक्शनल होती है। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स की भी डायरेक्शंस क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल, अर्थात एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहेंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑब्टेन्ड फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ऑब्टेन्ड फॉर्म फैक्टर, यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फॉर्म फैक्टर न कह के ऑब्टेन्ड फ्रॉम कह देंगे, अर्थात जहाँ से प्राप्त होती हैं। तो एसी करंट कहाँ से मिलती हैं और डीसी करंट कहाँ से मिलती हैं? तो एसी करंट मेनली एसी जनरेटर से मिलती हैं, जो एसी जनरेटर्स होते हैं, एसी जनरेटर और मेन से। ठीक है, और जो डीसी करंट्स हैं ये कहाँ से मिलती हैं? तो ये सेल या बैटरी से मिलती हैं। ठीक है, सेल अथवा बैटरी से कौन मिलता है? डीसी करंट। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम में अगर देखें, अर्थात मिल कहाँ से रही हैं, तो हमारे पास दो टर्म हैं। एक तो एसी जनरेटर है और दूसरा एसी जनरेटर किसके लिए? एसी करंट के लिए, और सेल अथवा बैटरी डीसी करंट के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, वो है पैसिव पैरामीटर्स, यानी कि अक्रिय टर्म्स या अक्रिय प्राचाल कह सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स माने प्राचाल हिंदी होती है इसकी, हालांकि ये एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंतर्गत एसी में हमारे पास जो अक्रिय प्राचाल हैं उसको प्रतिबाधा, और डीसी करंट के अंतर्गत उसे प्रतिरोध कह दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो डीसी करंट में जो हमें पैसिवनेस दिखाई पड़ता है वो किसकी वजह से? प्रतिरोध की वजह से, और एसी के अंतर्गत प्रतिबाधा यानी कि इम्पेडेंस की वजह से। किसकी वजह से? इम्पेडेंस की वजह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। तो जो एसी करंट का पावर फैक्टर है ये अधिकतम से न्यूनतम वैल्यू के बीच होता है, और इसकी न्यूनतम वैल्यू 0 हो सकती है और अधिकतम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि ये सिनोसॉइडल वेवफॉर्म को फॉलो करती है ना। और सिनोसॉइडल वेवफॉर्म होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल वेवफॉर्म को क्या कह देते हैं? सिनोसॉइडल वेवफॉर्म। और ट्रिग्नोमेट्री में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 साइन कोसाइन के लिए और टेन कॉट के लिए 1 हो जाती है, और मैक्सिमम वैल्यू साइन कोसाइन के लिए 1 होती है, और टेन और इनके लिए इन्फिनिटी के रूप में आ जाते हैं। तो इसमें जो साइन कोसाइन वेव्स हैं बेसिकली, जिस पर हमारा करंट और ईएमएफ इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनमें मिनिमम वैल्यू 0 और 1 होती है। ठीक है, क्योंकि जो करंट और ईएमएफ हैं ये अपने वैल्यू को साइन कोसाइन वेव के पैटर्न पर फॉलो कराते हैं। ठीक है, सिनोसॉइडल वेव फॉर्म में साइन कोसाइन वेव फॉर्म पर फॉलो कराते हैं, और इनकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जो हमारा करंट है एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट, इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी।
और डीसी करंट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पर फ्लो होती है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर हमेशा और हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स यानी प्रकार। ये कितने प्रकार की हो सकती हैं या किस किस रूप में हो सकते हैं वेव फॉर्म में? तो जो अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग हमने कहा था प्रत्यावर्ती, तो हमने कहा था जो वैद्युत यानी इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं ये कई आकार में हो सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, सिनोसॉइडल, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? इसके प्रकार हैं। यानी जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं ये कई प्रकार की हो सकती हैं, या तो ये सिनोसॉइडल जो भी पढ़ रहे हैं वो हो सकती हैं, या ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में हो सकती हैं, या ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म में हो सकती हैं, अथवा स्क्वायर वेव फॉर्म में होती हैं। कोई भी आकार ये ले सकती हैं। बेसिकली हमने कहा था कि जो हमारी करंट और ईएमएफ है इसको हम सिनोसॉइडल वेव फॉर्म में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो हाँ, पसंद भले ही सिनोसॉइडल वेव फॉर्म को करते हैं, पर हो ये कई फॉर्म में हो सकती हैं जो अभी आपसे डिस्कस किया गया। और जो हमारी डीसी करंट है ये बेसिकली किस में होती हैं? पल्सेटिंग फॉर्म में होती हैं, पल्स रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है किसके बीच? एसी और डीसी के अंतर्गत। हालांकि इनको आपको ध्यान में रखना है और इसके आधार पर आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली जो पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू एसी किस में 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है और डीसी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों होती है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एसी करंट्स कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो एसी जनरेटर्स अथवा मेंस से प्राप्त होती हैं, जबकि डीसी करंट्स कहाँ से मिलती हैं? सेल या बैटरी से मिलती हैं। ठीक है, प्रकार आपने देख ही लिया। जो हमारी एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट्स हैं कई फॉर्म में होती हैं, कई रूप में हो सकती हैं, चाहे वो सिनोसॉइडल वेव फॉर्म हो या ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म हो, ट्रायंगुलर या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, और डीसी करंट हमेशा पल्सेटिंग फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये कुछ सारे डिफरेंस हैं। डायरेक्शंस हमने देख लिया, करंट की वैल्यू देखा, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा इसमें ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अगली टॉपिक, हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनोसॉइडल क्वांटिटीज बाय फेजर डायग्राम। अर्थात ये जो सिनोसॉइडल राशियाँ हैं इनको फेजर डायग्राम की सहायता से व्यक्त करना। कैसे इनको हम फेजर डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखना है। तो जो सिनोसॉइडल राशियाँ हैं, ठीक है, सिनोसॉइडल राशियों को फेज डायग्राम से दिखाने के लिए हमें एक सिनोसॉइडल राशि मान लिया धारा को, ठीक है, इसको हम टाइम फ्रेम में लिख देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी आई टी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। अब नीचे हमारा एक इसमें डायग्राम बहुत अच्छा है, ये रहा। तो इस डायग्राम की सहायता से इसे हम देखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस पर, ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू आई एम को व्यक्त किया है और वाई एक्सिस पर, ठीक है, ये ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस पर हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे हमने काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अब जिससे होगा क्या कि ओमेगा कोणीय वेग से घूमकर 30 सेकंड के बाद जब थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी हो जाएगा, एक नई स्थिति ओए को प्राप्त कर लेता है। क्या होता है? ओए को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, हमने एक्स एक्सिस पर अपने ओए ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, इसे हमने आई एम के बराबर किया था। इसे हमने जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो एक नई पोजीशन, ठीक है, प्राप्त किया और इस दौरान इसने थीटा वैल्यू को मूव किया और कोण थीटा के जो इंटरसेक्शंस में है ओए का ऊर्ध्वाधर भाग चित्र ए के दाहिनी ओर किया गया है, यानी ध्यान से देखें इसके राइट साइड में, और जो साइन वेव का चित्र, ठीक है, डायरेक्शन बी देखें, जो साइन वेव को ये दिखा रहा है, ठीक है,
इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया। अब जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि जो OA है ये कोण थीटा पर झुका हुआ है, ध्यान से देखें, एंगल थीटा पर झुका है, इसलिए इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो वाई एक्सिस की तरफ प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई वेक्टर किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है तो इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन मिलता है कहाँ मिलता है, वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहाँ मिलता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर प्राप्त होता है। ठीक है, जो किस प्रकार मिल जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा OC इक्वल्स टू, इसमें देखें यहाँ पर ये C पॉइंट इसे कह सकते हैं, OC इक्वल्स टू AB बराबर, ठीक है, जो AB के बराबर है, ये AB बराबर, और क्या हो जाएगा I थीटा, किसकी वजह से आया, थीटा एंगल रोटेशन की वजह से आया, तो I थीटा इक्वल्स टू IM साइन थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा, IM साइन थीटा। अब ये किसी धारा का किसी समय t अथवा कोण थीटा पर क्षणिक मान है, यानी जो हमें वैल्यू भी प्राप्त हुई है कौन से, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू है ये किसी समय किसी टाइम t पर अथवा कोण थीटा पर घूमने पर हमें क्या मिला है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्राप्त हुई है। यहाँ कोण थीटा हमारा रेडियन में है, इसलिए हम थीटा की वैल्यू ओमेगा टी पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, ओमेगा टी। एक चीज़ और, जो कोणीय वेग ओमेगा है ये रेडियन पर सेकंड में है, अतः कोणीय वेग को हम इस फ्रीक्वेंसी वाले टर्म से लिखते हैं पर सेकंड वाले में, तो यह आ जाएगा ओमेगा इंटू एफ स्मॉल एफ, जहाँ एफ क्या है, आवृत्ति, और इसकी वैल्यू होती है साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, साइकिल पर सेकंड। तो इस प्रकार जो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा, ठीक है, जो बराबर हो जाएगी आई एम साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा टी, और ये वैल्यू हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ से लिख सकते हैं। तो इसलिए जो उपरोक्त करंट है हमारी, ठीक है, ये एक फेजर का काम करती है, और यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी ये वैल्यू है फिगर बी वाला, अभी जो आपने देखा, ठीक है, ये सिनोसॉइडल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसके लेफ्ट साइड में है वो फेजर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये सारी वैल्यूज को आप और अच्छे से एनालिसिस तब कर सकते हैं जब इसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की सहायता से ऑन स्पॉट जनरेट करते और इस वेव फॉर्म को दिखाते कि कैसे कैसे वैल्यू चेंज करने पर ये डायग्राम्स चेंज होते हैं और नई हमें फिगर्स मिलते चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती। फ़िलहाल अपने पास अभी ऐसी सिचुएशंस में हम लोग नहीं हैं, तो फिर इसे अभी थ्योरेटिकल ही देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिनोसॉइडल वेव। अब ये जो सिनोसॉइडल वेव्स हैं इनके इक्वेशंस किस प्रकार से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले रेखीय समीकरण होती हैं, रेखीय वेव फॉर्म्स, इनको हम सामान्य मीनिंग्स में अगर देखें तो ये कई प्रकार के वेव्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, कई प्रकार के वेव्स को बना सकती हैं। जैसे रस्सी में तरंग के लिए वाई डायरेक्शंस में रस्सी और ऊर्ध्वाधर विस्थापन यानी जो वर्टिकल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ़िलहाल, ठीक है, यहाँ से देखें कि जो हमारी रेखीय तरंग है यानी कि लीनियर वेव्स, इसका समीकरण सामान्य मीनिंग में अगर देखें तो कई प्रकार की तरंग को एक साथ व्यक्त कर सकता है। ठीक है, लीनियर वेव इक्वेशंस कई प्रकार के वेव्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। और जैसे कि हमारी रस्सी वाली वेव होती है, आपने कई बार किया होगा बचपन में, रस्सी को झटकते हैं तो उसमें एक वेव फॉर्म जनरेट होती है और लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। तो वाई डायरेक्शन को, उस वेव के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखें तो जो वाई एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के भागों को व्यक्त करेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारी ये जर्नल वेव्स हैं, कोई वेव जर्नल जैसे ऐसे ऐसे चलती चली गई, तो इसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसे हम वाई एक्सिस पर इनके डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है या तो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर वेव इक्वेशन अगर हम देखें तो हम लोग जानते हैं लीनियर वेव इक्वेशन, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा
वो होता है d2y/dt² इक्वल्स टू v² इंटू d2y/dx²। इस इक्वेशन को आपने वेव इक्वेशन पढ़ा होगा आई थिंक कैलकुलस में, या जब मैथ 2 या फिर इसमें देखा होगा। ठीक है, d2y/dt² इक्वल्स टू v² इंटू d2y/dx²। ठीक है, ये वेव इक्वेशन है। अब ज़रा ध्यान से देखें, जो वेव फंक्शन है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी, या फिर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, क्योंकि फेज डिफरेंस की वजह से ये साइंस चेंज हो जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशंस समीकरण 1 को, ये जो लीनियर इक्वेशन हमारा समीकरण 1 है, ये वाला देखो ध्यान से, इसके सॉल्यूशंस को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, सॉल्यूशन को, हल को। यानी y की वैल्यू या तो एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी से सेटिस्फाइड हो जाएगी, या फिर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी को रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। हालांकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली है सॉल्यूशंस का, वो सिनुसॉइडल वेव फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान से देखें, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है किसी सिनुसॉइडल वेव फॉर्म का, वो कुछ हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। वो होगा y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ सिनुसॉइडल फंक्शंस वेव साइन या कोसाइन के पदों में होता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, हालांकि जो ज्योमेट्रिकल ज्या वेव्स हैं वो कई सारे हैं, पर फिलहाल हम कोसाइन या साइन वेव फॉर्म पर ही इस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, अब सिनुसॉइडल फंक्शंस यानी जो वेव्स हैं, इसमें साइन या कोसाइन के पदों में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ जो वेरियस टर्म्स हैं, ज़रा इनको एक बार देख लेते हैं। तो जो y है हमारी, ये क्या है, ये प्रत्यावर्ती राशि यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। a क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इन टर्म्स से आपको परिचित होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनसे संबंध नहीं जोड़ेंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा y है, ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। इसके अलावा k क्या है, ये कोणीय तरंगों की संख्या यानी एंगुलर वेव्स का नंबर है। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति है। फाई है फेज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब अगर हम इन पार्ट्स को यानी कंपेयर करें सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन से, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये रहा, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अलग अलग टर्म्स के कंसेप्ट में। वोल्टेज के लिए देखें तो आ जाएगा v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, और अगर हम करंट के लिए देखें तो क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 के रूप में आ सकते हैं। हालांकि v के लिए हमने अभी देखा है v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 के रूप में। अब जो हमारी ये इक्वेशन सेकंड है, ध्यान से देखें, ये इक्वेशन सेकंड किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे कि वोल्टेज को सिनुसॉइडल वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। इसमें भी सारे एलिमेंट्स वही हैं जैसे हमारे जनरल वेव फॉर्म में देखा था। जैसे v क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी कि वोल्टेज है, vm है, ये एम्पलीट्यूड है अर्थात मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की इसमें, और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई है फेज एंगल। ठीक है, आगे ज़रा ध्यान से देखें। अब हमारे पास ये दो रेजोनेंस हैं, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यानी कि अनुनाद एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी विशेष विभव अथवा धारा पर उसके विपरीत यानी धारा अथवा विभव का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला है सीरीज रेजोनेंस। तो श्रेणी अनुनाद क्या होगा, यानी कि सीरीज रेजोनेंस जो है, तो पहली बात तो यह है कि ये श्रेणीगत परिपथों में होगी यानी सीरीज सर्किट में होगी। इसके अंतर्गत क्या होगा कि किसी श्रेणी परिपथ में जब किसी विशेष विभव पर धारा का मान अधिकतम हो जाता है तब उसे श्रेणी अनुनाद कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, जो श्रेणी अनुनाद है यानी सीरीज रेजोनेंस, ये ऐसे परिपथ में होगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और इसके अंतर्गत किसी स्पेसिफिक पोटेंशियल पर ईएमएफ पर करंट की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, श्रेणी अनुनाद में अनुनाद आवृत्ति पर यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, श्रेणी अनुनाद बढ़ाने पर बढ़ता है, और अनुनाद गुजर जाने पर यानी जब अनुनाद रेजोनेंस समाप्त हो जाता है तो करंट की वैल्यू घट जाती है। ठीक है,
श्रेणी अनुनाद में जो धारा होती है ये अनुनाद आने पर या रेजोनेंस होने पर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब रेजोनेंस समाप्त हो जाता है तो करंट की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें आप देख सकते हैं, आसानी से मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगली पॉइंट क्या है। अब इसके अंतर्गत हमारे पास हैं कुछ शर्तें, यानी जो सीरीज रेजोनेंस हैं ये कब होती हैं, किस कंडीशन में होती हैं। तो पहली बात है कि श्रेणी अनुनाद यानी सीरीज रेजोनेंस ये श्रेणी परिपथ में होता है, जैसा अभी मैंने आपसे कहा। दूसरा, इसके अंतर्गत किसी विशेष विभव पर यानी स्पेसिफिक पोटेंशियल पर करंट का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, अगर इसकी बात करें तो परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए, अर्थात जो इसमें करंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हैं उनको मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। हालांकि वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इनका उपयोग क्या है, ठीक है, कहाँ उपयोग करते हैं। तो जो सीरीज अनुनाद यानी कि श्रेणी अनुनाद जिसे कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस, ये मेनली इंडक्शन हीटिंग में किए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर वाइवा या फिर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि जो सीरीज रेजोनेंस यानी श्रेणी अनुनाद हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको कहना है ये इंडक्शन हीटिंग में इनका उपयोग होता है। दूसरा टर्म हमारे पास आता है इसके अंतर्गत, वह है पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस यानी कि समांतर अनुनाद। अब ये पैरेलल रेजोनेंस क्या होते हैं, ज़रा इनको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने सीरीज रेजोनेंस में देखा था जो कैसे सर्किट में होता है, सीरीज सर्किट्स में होता है, लेकिन जो पैरेलल रेजोनेंस है, ठीक है, यानी कि समांतर अनुनाद, ये समांतर परिपथ में होगा, ऐसे परिपथ में होगा जो समांतर परिपथ का जनरेट करते हों या फिर जो पैरेलली कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो समांतर अनुनाद प्रायः समांतर परिपथ में होगा और इसमें या इसके अंतर्गत किसी दिए गए धारा पर विभव का मान अधिकतम हो जाता है। सीरीज रेजोनेंस यानी कि श्रेणी अनुनाद में किसी दिए हुए विभव पर धारा का मान अधिकतम हो जाता था, और इस पैरेलल रेजोनेंस में किसी दिए हुए धारा पर विभव का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस में यानी कि समांतर अनुनाद में किसी दिए गए धारा पर विभव का मान अधिकतम हो जाएगा। समांतर अनुनाद होने का तात्पर्य है कि इसकी प्रतिबाधा ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टिव कैपेसिटी है ये ज़्यादा है। ठीक है, और साधारण कैपेसिटर की तुलना में, यानी जब सर्ज धारा को की गति कम गति से अंदर आने देता है। ये जो नॉर्मल कैपेसिटर्स होते हैं वो ये जो उमड़ती हुई धारा जिसे सर्ज धारा कहते हैं, अर्थात आगे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई धारा को, इसकी स्पीड कम कर देता है। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि यह समांतर परिपथ में होगा। दूसरा, किसी दिए गए धारा पर विभव का मान अधिकतम होना चाहिए। तीसरा, जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को विभव व धारा के बीच फेज डिफरेंस शून्य कर देना चाहिए, यानी जो करंट और पोटेंशियल है इनके बीच जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू शून्य हो जानी चाहिए, ताकि धारा रेजिस्टिव सर्किट बना दे। क्या बना दे? रेजिस्टिव सर्किट बना दे। क्योंकि इसके अंतर्गत मेनली होता क्या है, जो कैपेसिटर्स हैं उनके अंदर जो करंट फ्लो की स्पीड है वो कम कर दी जाती है। अब इनका उपयोग कहाँ करते हैं, वेयर दे आर यूज्ड, ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो समांतर अनुनाद के उपयोग के दो जगह किए जा सकते हैं बेसिकली। पहला तो है किसी सर्किट में पैरेलल सर्किट या समांतर करंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, या यूँ कहें कि करंट एम्पलीफाई करने के लिए। अगर किसी परिपथ में करंट के समांतर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है जो करंट हमारी पहले से किसी सर्किट में चल रही है उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, अर्थात उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यानी किसी परिपथ में करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। दूसरा, आल्सो समटाइम्स इन इंडक्शन हीटिंग, इसका उपयोग भी कभी कभी इंडक्शन हीटिंग में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि हमने इसमें कंपैरिजन देखा एसी और डीसी के अंतर्गत। उसके अलावा हमने सिनुसॉइडल वेव फॉर्म देखा और फेजर डायग्राम देखा इन क्वांटिटीज़ का, और फिर रेजोनेंस और सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस देखा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।